और बहुत सारे बच्चों को एम्स मिला है। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं वो आपसे मिलेंगे, पेरेंट के साथ आपसे मिलने आए, फेमिलियर डिजीज ऑफ द हार्ट क्लियर फिनिश किया था। नाउ नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट inflammatory disease of the heart. Inflammatory disease of the heart. Especially, can you tell me your heart consists of how many layers? The heart consists of 3 layers. Which one? What's the name of outer layer? Very good. Outer layer is called pericardium. क्या बोलते बच्चों? Pericardium. और आपको याद होगा इस पेरिकार्डियम का दूसरा नाम एपिकार्डियम. वेरी गुड. एपिकार्डियम. आपको ये भी पता होगा एपिकार्डियम फर्दर 2 में डिवाइड होती है, पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम. फैंटास्टिक. हमने पढ़ा था पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है, पेरिकार्डियम का दूसरा नाम एपिकार्डियम है, और पेरिकार्डियम फर्दर जाके 2 लेयर में डिवाइड होती है, एक नाम है पैराइटल पेरिकार्डियम, एक है विसरल पेरिकार्डियम. पैराइटल जो है सबसे बाहर का सरफेस बनाती है, और हार्ट का आउटर सरफेस होगा सबसे बाहर का, वो किसका बनेगा? पैराइटल पेरिकार्डियम. और जो लेयर मायोकार्डियम के टुवर्ड्स होगा वो कौन होगा? विसरल पेरिकार्डियम. कौन होगा? ओके फाइन. और इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल सैक. वेरी गुड. पेरिकार्डियल सैक क्या कह सकते हैं? कैविटी. क्या कह सकते हैं? कैविटी. इस पेरिकार्डियल सैक और कैविटी में कितना एमएल सरफेक्टेंट होता है? 5 to वेरी गुड 5 to 20 ml सर्फेक्टेंट पाया जाता है. और ये सर्फेक्टेंट कौन सीक्रेट करता है? विसरल पेरिकार्डियम. सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन पैराइटल और विसरल. फाइन. सेकंड जो लेयर था इसका नाम था मायोकार्डियम. दैट इज अ मिडिल लेयर. मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डियम. और मायोकार्डियम मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कंडक्शन सिस्टम होता है, कार्डियक मसल होता है, ब्लड सप्लाई, नर्व, लिम्फेटिक सप्लाई, और इवन मैंने आपको हार्मोन्स पढ़ाए थे. हार्मोन्स का प्रोडक्शन 2 हार्मोन्स थे. वेरी गुड. एएनपी और वीएनपी. और नर्व सप्लाई ये सब किसमें लोकेटेड होता है बच्चों? मायोकार्डियम. थर्ड वाला हमने पढ़ा था एंडोकार्डियम. दैट इज इनर लेयर. इनर लेयर दैट इज एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम. इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ हार्ट में मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, कार्डिक टेम्पोनेंट. क्या पढ़ेंगे? कार्डिक टेम्पोनेंट. तो पेरिकार्डाइटिस क्या है, क्या कॉजेस रिस्पांसिबल है, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, ईसीजी चेंजेस क्या दिखेगा, मायोकार्डाइटिस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोकार्डाइटिस. क्या पढ़ेंगे? एंडोकार्डाइटिस. फिर फर्दर जो टॉपिक होगा अपना कार्डिक टेम्पोनेंट. क्या होगा? कार्डिक टेम्पोनेंट्स. तो हम कैरी ऑन करते हैं. सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर. और आपको एक हैप्पीनेस शेयर करता हूं. अपनी जेएनसी ब्राइट फ्यूचर स्कूल में कल 100 एडमिशन पूरे हो गए, है ना? 100 एडमिशन. इंग्लिश मीडियम स्कूल अपनी इसी सेशन में स्टार्ट किया है. और एडमिशन का क्राइटेरिया बता दो आप लगेगा कि सच में स्कूल है. एक भी एडमिशन बिना एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया. बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, पेरेंट इंटरव्यू होता है, और बच्चा कौन सी क्लास में डिजर्व करता है, और उसके बाद हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आपका बच्चा 5th में नहीं, 4th में रखेंगे. इफ दे आर एग्री वी टेक एडमिशन. और सबसे खास बात, एक बार में पूरे साल की फीस एक साथ. कहते हैं कि कल देंगे परसों देंगे, नहीं. इतनी शर्तों के साथ 100+ एडमिशन कल कंप्लीट हो गए, और अभी काफी अच्छा टाइम अपने पास है. प्लस सारी टीचिंग फैकल्टी, 7 टीचर केरला से, साउथ से, जिनको हिंदी नहीं आती, तो बच्चा कुछ सीखने की कोशिश करेगा तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, और यदि स्कूल अपनी इंग्लिश मीडियम है. दूसरी बात, उसके अलावा जो टीचर है प्रिंसिपल केरला से है, वेस्ट बंगाल से है, पंजाब से है, और भरतपुर और इधर राजस्थान के 2 टीचर है. एक भी लोकल एम्प्लॉय नहीं है उस स्कूल में. मतलब जहां अपनी स्कूल है वहां के आसपास के 100 किलोमीटर की पेरिफेरी का कोई एम्प्लॉय नहीं है. जिसको मारवाड़ी आती है बिल्कुल नहीं है. ठीक है. तो लोकल एम्प्लॉय नहीं रखने का बेनिफिट होता है कि बच्चों को एडवांटेज मिले, और सारे स्टाफ का एकोमोडेशन जेआईएनसी की तरफ से, रहना खाना सब कुछ, है ना? तो अच्छी टीम बनाई है. साल भर के बाद आउटपुट दिखेगा. अभी अपना वहां पर बॉयज हॉस्टल बन रहा है, गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, स्टाफ क्वार्टर बन रहे हैं. तो नेक्स्ट सेशन में सब कुछ अपना खुद का हो जाएगा, और स्कूल 12 तक चली जाएगी, है ना? तो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं. आप कहीं भी प्राउडली अपने बच्चे को भेज सकते हैं कि सर मेरा बच्चा आ रहा जेएनसी, और वी आर रेडी टू वेलकम. ठीक है. तो एक नया सेगमेंट है, और भगवान ने आशीर्वाद रखा तो बहुत अच्छा करेंगे. ओके फाइन. पहले डिजीज को कैरी ऑन करते हैं. अभी मत सोचो बच्चे होंगे तब की बात है ना, इतनी थिंकिंग मत करो बेटा. ओके. पेरिकार्डिस पहले बनो नर्सिंग ऑफिसर, है ना? फिर सब कुछ अच्छा होने लगेगा. पेरिकार्डाइटिस की बात करते हैं. सपोज दिस इज योर हार्ट, दैट इज योर हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. अभी हमने पढ़ा कि आउटर मोस्ट लेयर का नाम है पेरिकार्डियम. दिस इज योर पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम में पैराइटल पेरिकार्डियम, दैट इज योर पैराइटल पेरिकार्डियम. देन दैट इज योर विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम. अब इस पेशेंट को इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होता है. पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर एक्युमुलेशन बढ़ सकता है, क्योंकि पेराइटल लेयर में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, फिर पेरिकार्डियल सैक में होगा, फिर विसरल पेरिकार्डियम होगा, और पेरिकार्डियम ही मायोकार्डियम करता है. पेरिकार्डियम ही क्या करता है? मतलब मैं यदि आपको कहूं मायोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है? पेरिकार्डाइटिस. क्या आएगा? और पेरिकार्डाइटिस के कॉजेस में सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, सब रिस्पांसिबल होंगे. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कॉक्सिके ए वायरस. कॉक्सिके is the most common cause responsible to develop inflammatory process in pericardium that can cause pericarditis. That can cause pericarditis. So you can see everyone कि पेरिकार्डाइटिस डेवलप कैसे होता है. इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के बाद में जो लेयर है
थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम, कॉन्स्ट्रिक्टिव हार्ट कैन कॉज कंप्रेशन। जैसे इस लेयर में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होगा तो लेयर ठीक होगी और ठीक होने की वजह से आपका हार्ट क्या होने लगेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा। और जब हार्ट आपका कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा, कंप्रेशन बढ़ेगा, रिजल्टिंग लॉस ऑफ इलास्टिसिटी और एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड विद इन द सेक। जैसे आपकी थिकनिंग की वजह से कंप्रेशन बढ़ेगा तो पेराइटल और विसल पेरिकार्डियम की इलास्टिसिटी लॉस होगी। इलास्टिसिटी का मतलब कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो इसके बीच में क्या बढ़ जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, और दैट कंडीशन कैन कॉज हार्ट फेलियर या कैन कॉज कार्डियक। मतलब जब पेशेंट के वेंट्रिकल के सराउंडिंग में कंप्रेशन बढ़ेगा तो आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। तो सिंपली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियल लेयर कैन कॉज loss of elasticity, can cause accumulation of the fluid into the pericardial sac, can cause heart failure या cardiac tamponade। heart failure या cardiac, एक पिक्चर दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। राइट साइड वाला जो पिक्चर है इसमें आपका नॉर्मल पेरिकार्डियम है और लेफ्ट साइड वाला जो पिक्चर है इसमें पेरिकार्डाइटिस है। दोनों पिक्चर को आप देखोगे, यहाँ पर पेराइटल विसल क्लियरली विजिबल हो रहा है। दूसरी तरफ जाओगे, इन दोनों के बीच में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस दिख रहा है, देख पा रहे हो। और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है और फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है तो हार्ट क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। और हार्ट कंप्रेस हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर। क्या हो रहा है, प्लीज राइट फास्ट एवरीवन। ठीक है, थोड़ा फास्ट देखिए, ज्यादा कलर वाला यूज मत करना बच्चों। पॉइंट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्युमुलेशन, accumulation of fluid into pericardial cavity more than 20 ml। नॉर्मल से ज्यादा होते ही accumulation को हम कहेंगे कार्डिक टेम्पोरेंट। आपको याद होगा 20 to 50 मैंने एक्यूट कार्डिक टेम्पोरेंट पढ़ाया था और 50 से ज्यादा क्रोनिक कार्डिक टेम्पोरेंट पढ़ाया था। तो जब भी ये फ्लूइड का accumulation जो मैंने आपको नॉर्मली जो सर्फेक्टेंट पढ़ाया था 5 से 20 ml, 5 to 20 ml है ना, और जैसे ये 5 to 20 ml से ज्यादा हो जाएगा दैट इज एक्यूट कार्डिक टेम्पोरेंट, 50 ml से ज्यादा हो जाएगा दैट इज क्रोनिक कार्डियक टेम्पोरेंट। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। लिखा सभी ने, ओके फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल, दैट इज द कॉजेस। जहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सब कुछ आ जाता है। बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, फंगस आ जाता है, प्रोटोजोआ और इवन पैरासाइट। यू नो बैक्टीरिया, सॉरी मलेरिया, मलेरिया कौन सा इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक। कौन सा है, पैरासाइटिक। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और पैरासाइट्स दैट थिंग कम अंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर बैक्टीरिया भी रिस्पांसिबल है, फंगस भी रिस्पांसिबल है, वायरस भी रिस्पांसिबल है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है। बाकी सभी तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं बट सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ध्यान से देखिएगा। इन्फेक्शन बाय द वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइट लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा है ना, आदत से मजबूर है, तुरंत इधर साइड खुलेगी, इधर हाथ नोटबुक पे जाता है, थोड़ा सा। वायरल इन्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इन द इन्फेक्शन कॉक्सिक ए वायरस। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, आपको याद है कोविड 19, कोविड 19 कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है ना। एचआईवी, एचआईवी कौन सा वायरस है, आरएनए, आरएनए में रिट्रोवायरस, कौन सा वायरस, रिट्रोवायरस। तो कोविड 19 सबको बहुत अच्छे से पता होगा। और एचआईवी जो है इंडिया ट्रेंड कर रहा है, आई थिंक राइट सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया है और बहुत जल्द इंडिया वर्ल्ड में अच्छे काम में नहीं जा रहा है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट की लिस्ट में। मुझे याद है 2017 में 8 नंबर पे था इंडिया और 2024 में आते आते अभी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे, इकोनॉमिक में नहीं, करेंसी में नहीं, एचआईवी पॉजिटिव है ना। तो एचआईवी जो है वन ऑफ द आरएनए वायरस, कोविड 19 वन ऑफ द आरएनए वायरस, और कॉक्सिक ए आल्सो वी कैन से आरएनए वायरस। तो जब भी आपसे पूछे ना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर या कॉज रिस्पांसिबल, तो वायरस लिखना है और वायरस में लिखना कॉक्सिक ए वायरस। बाकी इसके अलावा यदि हम बात करें बैक्टीरिया का तो ट्यूबरकल बैसिलम, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोकोकस, ये सारे जो है ना एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन से, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, निमोकोकस है। वैसे देखा जाए तो दीस आर द रिस्पांसिबल कैन कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दीस आर रिस्पांसिबल कैन कॉज मिडल ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया है ना। बट ये यहाँ पर भी रिस्पांसिबल है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज करने में। यहाँ पर पेरिकार्डाइटिस मैंने लिखा, फंगस में कैंडिडिया और एक एस्परजिलस। तो इसको मेंशन करना बट वायरस को हाईलाइट करना बेटा, प्लीज राइट डाउन। शीशा लगाना, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। पीछे अंदर नहीं लगता आप लोगों को, अंदर नहीं लगता, अंदर नहीं लगता पीछे, थिएटर बना रखा है गर्मियों में। इसमें कोशिश की बट पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, गर्मी होती बाकी बढ़िया। और आकाश का, आकाश
रूम पे ही है, सोया रात को है। और लक्ष्य, आकाश जो बच्चा क्लास में टॉप करता था, आपको पता होगा, उसको एम्स गुवाहाटी मिला है ना, आकाश अधिकारी, ये ट्रेंडिंग नेम एजेंसी में है ना। और लक्ष्य राज, उसको भी एम्स गुवाहाटी मिला है। क्लास में भी फ्रेंड थे और साथ में वहां पर भी साथ में, अधिक 6-7 बच्चे जिनको एक साथ मिला गुवाहाटी। गीता हिमांशु ने एक वो सिलेक्टेड बच्ची आएगी, तो नीचे उनको डिटेल लिख के लाएंगे, वो यहाँ के खड़े हो जाएंगे, नाम ही नहीं पता, ठीक है। ये सभी बच्चों ने, इसके अलावा कुछ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा, लाइक अदर फैक्टर, रेमेटिक डिजीज। अब रेमेटिक डिजीज में ज्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आते हैं, यू नो रेमेटिक आर्थराइटिस, है ना। तो रेमेटिक डिजीज में आपके बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस एंटीबॉडी और उसी एंटीबॉडी का आपके बॉडी के नॉर्मल सेल पे अटैक करना। जितने भी डिजीज सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनकी वजह से भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। देन ट्रॉमा, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा टू द मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस भी इसमें मेंशन किया है, लंग्स और साथ में ब्रेस्ट कैंसर। एक्चुअली क्या होता है, सपोज ये आपका राइट लंग्स है, दैट इज योर लेफ्ट लंग्स, क्या हुआ बेटा, है बदमाश। ये आपका राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है, और इन दोनों के बीच में आपका दिल रहता है, दैट इज अ हार्ट, वी हैव 4 चैम्बर, है ना। और यहाँ पर आपका थोरेसिक कीज होता है, ये आपका स्टर्नम हो गया, ये आपका स्टर्नम हो गया, और दिस इज योर रिब्स, दैट इज योर रिब्स, दैट इज योर रिब्स। और आपको अच्छे से पता है ब्रेस्ट का जो लोकेशन होता है, ब्रेस्ट में मेनली पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर मसल, फैटी टिश्यूज, ये सब मिलकर के ब्रेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रेस्ट व्हिच विल बी लोकेटेड ऑन द रिब्स, किसके ऊपर रहता है, रिब्स के ऊपर। और रिब्स के ऊपर दो मसल्स होता है, एक सबसे पीछे पेक्टोरलिस मेजर, फिर पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। इन मसल्स को हम लोग मसल ऑफ चेस्ट भी कहते हैं, मसल ऑफ चेस्ट भी कहते हैं। तो ब्रेस्ट का फॉर्मेशन हुआ सपोज, और ब्रेस्ट के फॉर्मेशन के बाद में ब्रेस्ट में कोई न्यूप्लास्मिक ग्रोथ हुआ, ये लंग्स में कोई न्यूप्लास्मिक ग्रोथ हुआ, तो ये किसको अफेक्ट करेगा, हार्ट को। और हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर कौन है, पेरिकार्डियम। तो एक वर्ड आया यहाँ पर मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। एक बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मेटास्टेसिस जब भी होता है ना, वो फोर्थ स्टेज में होता है। कौन सा स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर। ना एक एमसीक्यू बनेगा कि मेटास्टेटिक, मेटास्टेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में भी माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। मेटास्टेसिस में भी पूछे ना, तो आपको लिखना है माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। और अब यहाँ पर मैं मेंशन किया आपका जो है, आइए सर, आ जाओ बेटा, हाँ बैठ जाओ बेटा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही पीछे तक, ओके फाइन। आपके सामने अश्विनी, शी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, है ना। अश्विनी A9 ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट है, और बैच कंप्लीट होने के बाद में ज्ञान स्थलम में लगातार सेल्फ स्टडी कर रहे थे। जैनसी ज्ञान स्थलम जो हॉस्टल है, उसमें रहकर के सेल्फ स्टडी कर रहे थे, और एक लंबे स्ट्रगल के बाद में नॉर्सेट 06 को क्रैक करके एम्स, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर में नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं, है ना। अश्विनी ने आपको मजबूर करते हैं कि नहीं यार अभी पढ़ना पड़ेगा, तो उसी को कंसिस्टेंट रखते हैं, क्लास को कैरी ऑन करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मेटास्टेसिस, और मैंने कहा था मेटास्टेसिस जो है वो फोर्थ स्टेज में होता है। फोर्थ स्टेज एक्चुअली स्टेजेस की जब हम बात करते हैं, जैसे आपका लंग्स है, तो लंग्स 3 लोब है। फॉर एग्जांपल राइट लंग्स है, राइट लंग्स में 3 लोब है। यदि किसी पर्सन को न्यूप्लास्मिक ग्रोथ हुआ है लोअर लॉब्स में, तो जब एक पर्टिकुलर जगह ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं ग्रोथ इन सीतु, ग्रोथ इन। और इस ग्रोथ इन सीतु को हम क्या कहते हैं, स्टेज 0, क्या कहते हैं, स्टेज। और उसके बाद ये धीरे धीरे आसपास इनफिल्ट्रेट होता है, सराउंडिंग में इनफिल्ट्रेट होता है, तो स्टेज कहते हैं 1, स्टेज क्या कहते हैं 1। उसके बाद में इन्फिल्ट्रेट होने के बाद में ये लोकल स्प्रेड होता है, लोकल स्प्रेड होता है, उसको हम कहते हैं स्टेज 2। और लोकल होने के बाद में ये रीजनल स्प्रेड हो जाता है, और रीजनल होने पर क्या होता है, स्टेज। और रीजनल होने के बाद लोअर लॉब से काम हो जाता है मिडिल लॉब में। तो जहां कैंसर हुआ वहां से दूसरे लॉब में गया, दैट इज अ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है ऑरिजिन जहां हुआ है कैंसर का, वहां से नेक्स्ट ऑर्गन में ट्रांसफर होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस कौन से स्टेज हो रहा है बच्चों, थ्रोट में कौन से हो रहा है। अब एक और मैंने कहा था कि मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट और मेटास्टेसिस ऑफ लंग्स। यदि ब्रेस्ट कैंसर हुआ
तो हार्ट की बार वाली लेयर अफेक्ट होती है, लंग कैंसर हुआ तो हार्ट की बार वाली लेयर अफेक्ट हो सकती है, और बार वाली लेयर अफेक्ट होती है तो पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, और उस कंडीशन में क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस। क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस। 4 to 6 वीक आफ्टर सीएबीसी और एमआई किसी पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट हुआ है, और सीएबीसी होने के अगले 4 to 6 वीक के बाद और 4 to 6 वीक आसपास रिस्क होता है टू डेवलप इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो पेशेंट का हार्ट का कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, आउटर, दैट इज अ पेरिकार्डियम, वी कैन से पेरिकार्डाइटिस। एक वर्ड लिखा है पोस्ट इन्फेक्ट पेरिकार्डाइटिस। पोस्ट इन्फेक्ट पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है एमआई होने के विद इन 24 आवर्स में यदि पेशेंट के पेरिकार्डियल लेयर में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इन्फेक्ट। जस्ट रिमेंबर, डब्ल्यूबीसी एमआई के कौन से डे बढ़ता है, याद है, कितने आवर्स के बाद बढ़ता है, 24 आवर्स, कितने आवर्स के बाद बढ़ता है, 24। तो इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। ड्रेसलर सिंड्रोम, आपको याद होगा मैंने कहा था क्रॉनिक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई में पढ़ाया था बच्चों मैंने आपको। ड्रेसलर सिंड्रोम में तीन चीजें एक साथ आती है, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। एक मैंने कहा था पेरिकार्डाइटिस, वेरी गुड, पेरिकार्डाइटिस। एक आता पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और दैट इज अ प्लूरल, वेरी गुड, प्लूरल इफ्यूजन। ये तीनों सिम्टम जब एक साथ है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ड्रेसलर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, यू नो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, चार सिम्टम होते हैं, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपोएल्बुमिनिया, मैसिव एडिमा, प्रोटीनूरिया, चार सिम्टम होते हैं। तो सिंड्रोम वर्ड कहीं भी आता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ड्रेसलर सिंड्रोम कुछ वीक और मंथ के बाद डेवलप होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, किसके बाद बच्चों, एमआई के बाद। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में डिसअर्थमिया पढ़ाया था, डिसअर्थमिया। तो प्लीज राइट डाउन एवरीवन, ये अदर फैक्टर है जो पेरिकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, रेमेटिक डिजीज, ट्रॉमा, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस वेरी गुड, रेमेटिक डिजीज, ट्रॉमा, मेटास्टेसिस, कॉम्प्लिकेशन में डिसअर्थमिया पढ़ाया था, डिसअर्थमिया। तो प्लीज राइट डाउन एवरीवन, ये अदर फैक्टर है जो पेरिकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, रेमेटिक डिजीज, ट्रॉमा, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कौन से स्टेज में होता है बच्चों, कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक, कौन सा होता है, वेरी गुड, प्लीज राइट डाउन। मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कॉज इज वायरस, और वायरस में कौन है, कॉक्सिकी ए वायरस। कौन सा वायरस है, आरएनए, वेरी गुड। देन अदर ऑल द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट, हाँ, पेरिकार्डियल इफ्यूजन नॉर्मली 5 to 20 ml सर्फेक्टेंट होता है, इससे ज्यादा फ्लूइड होते हैं हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। इफ्यूजन मतलब एब्नॉर्मल एक्युमुलेशन, जैसे प्लूरल इफ्यूजन, तो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड एक्युमुलेशन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड एक्युमुलेशन। एक नंबर है असाइटिस, पेरिटोनियल कैविटी में एक्युमुलेशन, और एक्युमुलेशन कब होता है, जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, ठीक है, लिखा सभी ने। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आपको याद होगा बच्चों, एमआई का मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या था, चेस्ट पेन, क्या था बच्चों, चेस्ट पेन था। फिर हमने चेस्ट पेन को जब एमआई और एंजाइना पेक्टोरिस में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसमें फर्क था कि एमआई का जो पेन था वो क्रशिंग पेन था, कैसा था, और एंजाइना का स्क्वीजिंग, एंजाइना का कैसा था, और एमआई का पेन कंटिन्यू था और एंजाइना का एपिसोडिक, याद है। एमआई का पेन 30 मिनट और उससे ज्यादा रहता है, ये 5 to 20 या 15 to 20 मिनट, 15 to 20 मिनट। तो दोनों में चेस्ट पेन था, दोनों में पेन वेरिएट हो रहा था। एमआई का पेन सीवियर था, एंजाइना का मॉडरेट था। एमआई का पेन 30 मिनट उससे ज्यादा तक रहता है, एंजाइना का 15 से 20 मिनट रहता है। एमआई का पेन क्रशिंग था, एंजाइना का पेन स्क्वीजिंग था। बट माय डियर, यदि पेरिकार्डाइटिस की बात करें तो इसमें भी चेस्ट पेन होगा, बट चेस्ट पेन कौन सा होगा, एंटीरियर। चेस्ट पेन कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, प्लीज समझने की कोशिश करना। मेरे याद एंटीरियर चेस्ट पेन कार्डियल सिम्टम रेडिएट टू द लोअर पोर्शन ऑफ द स्केपुलर बैक। वैसे एमआई का पेन भी रेडिएट हो रहा था, एंजाइना का पेन भी रेडिएट हो रहा था, पेरिकार्डाइटिस का पेन भी रेडिएट हो रहा है, बट पेन कौन सा है, एंटीरियर चेस्ट कौन सा है। अब इस पेन के और कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं, पेन दैट एग्रीवेटेड
एग्रीवेटेड का मतलब होता है सीवियर, एग्रीवेटेड का मतलब होता है सीवियर, सीवियर by breathing, particularly inspiration, कपिंग, swallowing. क्या होगा, ये आपका लंग्स है, ये आपका राइट लंग्स है, ये आपका लेफ्ट लंग्स है, और दिस इज योर, हार्ट, दिस इज योर हार्ट। जब आप इंस्पायरेशन करोगे, एयर कहां पहुंचेगी बच्चों, लंग्स में कहां पहुंचेगी, और लंग्स क्या क्या होगा, एक्सपांड होगा, क्या होगा, और जब लंग्स एक्सपांड होगा, होगा तो पेरिकार्डियल एरिया पे प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो पेन और क्या हो जाएगा, बिकॉज पेरिकार्डाइटिस है पेशेंट को पेरिकार्डियल लेयर में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है, जैसे ही आप इंस्पायरेशन करोगे, करोगे लंग एक्सपांड होगा और मीडिया सिनर एरिया पे प्रेशर आएगा, और वहां कौन लोकेटेड है, हार्ट कौन लोकेटेड है, तो पेन क्या हो जाएगा, पेन क्या हो जाएगा, ओके फाइन। कफिंग, also coughing can cause expansion of the lungs, expansion of the swallowing, swallowing also can create pressure, कैसे, इन दोनों लंग्स के बीच में से कौन निकलता है, ईसोफेगस, कौन निकलता है, और आपने ईसोफेगस का स्पेस तो इतना सा है, आपने बड़े बड़े गुलाब जामुन डाल दिए अंदर, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस मस्कुलर ऑर्गन होता है, वो ऐसे एक्सपांड होगा, और एक्सपांड होगा तो किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो और पेन क्या होगा, तो कफिंग, swallowing, और इंस्पायरेशन की वजह से पेन एग्रीवेट होता है, एग्रीवेट का मतलब सीवियर। अब ये रिलीफ कब होगा, पेन दैट वाज और सीवियर हो जाएगा जब आप सीधे लेटोगे, एंड मे बी रिलीव बाय द लीन फॉरवर्ड, मतलब सीधा लेटोगे कंडीशन और सीवियर हो जाएगा, वॉश का मतलब वेरी सीवियर, और जैसे आप लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे बैठ करके आगे की ओर झुक जाना, दैट इज अ लीन फॉरवर्ड, दैट पोजीशन वी कैन से लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड होता है इंस्पायरेशन
इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन नॉर्मल साइकिल में आ जाता है, कार्डिक वर्कलोड कम हो जाता है, ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल आ जाता है, तो पेन क्या हो जाएगा, सबसाइड। पेन क्या हो जाएगा, तो आपको क्या याद रखना है, पेरिकार्डिटिस पेशेंट को एंटीरियर चेस्ट पेन होगा, पेन रेडिएट होगा, पेन एग्रीवेटेड कब होगा, ऑन इंस्पायरेशन, ऑन, या कब होगा ऑन कफिंग, या कब होगा ऑन स्वेलोइंग, और सीवियर कब होगा जब आप सुपाइन पोजीशन में, जिसमें एंड रिलीफ कब मिलेगा, व्हेन यू आर इन लीन, these these are the characteristic of pain। आ रहा समझ में, पेशेंट की पोजीशन भी देखना है, पेशेंट को एक्टिविटी भी करवाना है, सब में हम चेक करते हैं कि पेन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मैंने हमेशा कहा इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन, सीवियरिटी, ये सारे क्या पेन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या है पेन के कैरेक्टरिस्टिक। प्लीज राइट ऑन फास्ट एवरीवन। एंटीरियर एंटीरियर चेस्ट पेन को हाईलाइट करना बच्चों।
हुआ तो एंटीरियर चेस्ट पेन है, पेन जो है एग्रीवेट होता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग ब्रीथिंग में भी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग कफिंग, ड्यूरिंग swallowing, और सीवियर हो जाता है व्हेन यू आर स्पाइन पोजीशन बट मे बी रिलीव बाय द लीनिंग फॉरवर्ड। तो इस तरीके का पेन हो रहा है तो समझ जाना पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ द पेरिकार्डियम। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, स्क्रैची हाई पिच साउंड is audible is a medical sign, medical sign, sign ऐसा एमसीक्यू आएगा कि which is the medical sign of pericarditis, pericardial friction rub, एक बार यूज कर स्क्रैची हाई पिच ऑडिबल, लोकेशन भी आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पर मैं एक वाइब्रेटिंग रेड that means when your heart is contract, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, एक बार यूज कर स्क्रैची हाई पिच ऑडिबल, लोकेशन भी आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पर मैं एक वाइब्रेटिंग रेड कलर आपको दिख रहा होगा, that means when your heart is contract then relax, कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स। पैराइटल और वेसल के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन, क्योंकि पैराइटल में क्या हो रखा है? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। पेशेंट को क्या है? पेरिकार्डिटिस क्या है? तो इन्फ्लाम्ड लेयर नॉन इन्फ्लाम्ड लेयर के टच में आएगा, दैट दे कैन कॉज फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन को हम सुनने के लिए किसको यूज करेंगे? स्टेथोस्कोप। और उस फ्रिक्शन वाले साउंड को क्या कहेंगे? स्क्रैची हाई पिच। Here during expiration with patient in upright leaning forward position, patient को leaning forward position में रखना है। इंस्पायरेशन के समय तो पेन सीवियर हो रहा था और पेशेंट यहाँ पर क्या कर रहा है? एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन जब करेगा तो प्रेशर रिलीज होगा, और प्रेशर रिलीज होगा तो पेरिकार्डियम कम बैक टू द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। उस समय आपको एक फ्रिक्शन साउंड सुनाई देगा, दैट इंडिकेट पेशेंट सफर विद पेरिकार्डिटिस। आई हैव मेंशन साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज अ क्लाइंट विद क्रॉनिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। आपको याद होगा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का मतलब राइट साइड हार्ट फेलियर, और राइट साइड हार्ट फेलियर का प्राइमरी कॉज कौन था? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। प्राइमरी कॉज कौन था? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो यहाँ पर यदि कॉन्स्ट्रक्टिव वर्ड यूज किया, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में क्या होता है? जैसे आउटर लेयर है,
पेरिकार्डियम, ये मायोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम। और आउटर लेयर में दो होता है, पेराइकल पेरिकार्डियम और वेसल। इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल इन्फ्लाम्ड सेल का ग्रोथ हो जाता है ड्यू टू पेरिकार्डिटिस, ड्यू टू। और ये एबनॉर्मल जो सेल का ग्रोथ हो रहा है, ये हार्ट का कंप्रेशन बढ़ाएगा। दैट कंडीशन वी कैन से कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, इसको 5 स्टार लगाना बेटा, ये आता एग्जाम में। मेडिकल साइन, दैट्स अ मेडिकल साइन ऑफ पेरिकार्डिटिस। ये बच्चों, मोमेंट जरूर याद रखिएगा कि कब स्पेशली सुनाई देगा। अभी मैंने जब आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ा कि पेन जो है और एग्रीवेट कब हो जाता है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग। और साउंड जो है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हमें सुनाई देगा, स्क्रैची हाई पिच साउंड, और दैट इंडिकेट दैट पेशेंट सफर विद पेरिकार्डिटिस। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट स्पेसिफिक साइन है बच्चों, पहले इसको समझिएगा। ये व्हाट साइन बोलते हैं? पिन साइन बोलते हैं। ये पेरिकार्डिटिस वाले पेशेंट में या पेरिकार्डियल इफ्यूजन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। प्रेजेंट ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन, any of the dullness with a bronchial breath sound and bronchophony below the angle of left scapula। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे पिक्चर की तरफ देखिएगा, मैंने एक पेशेंट का बैक साइड का फोटो दिया है, और इस बैक साइड के फोटो में आप देखो, आपको सबको पता है हार्ट का अपेक्स किधर होता है? लेफ्ट साइड में। अपेक्स किधर होता है? और जब उल्टा घूम जाएंगे तो ये अपना लेफ्ट साइड होगा। यस, ओके फाइन। अब इस हार्ट का जो अपेक्स वाला पोर्शन है, जिसको हम हमेशा कहते हैं, किसका बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। किसका बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब पेशेंट को पेरिकार्डियल इफ्यूजन था और पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ा, तो इस एक्युमुलेटेड जो एरिया होगा वहां हमेशा साउंड डल होगा। कैसा होगा? फॉर एग्जांपल ये आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स है, और लंग्स के अंदर दैट इज योर प्लूरल कैविटी। क्या है बच्चों? और दैट इज अ पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। इसके अंदर 3 लॉब्स दिया हुआ है। लंग्स में जब भी फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से किधर की ओर होगा? नीचे की ओर। यदि यहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ेगा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ेगा, तो इस फ्लूइड के एक्युमुलेशन वाले एरिया पे जब आप स्टेथोस्कोप लगाओगे ना, तो या तो आपको साउंड अब्सेंट मिलेगा या साउंड डिमिनिश मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। क्यों? दैट एरिया कैन नॉट वर्क, डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू कॉन्टैक्ट और रिलैक्स, तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक वही कंडीशन जब पेशेंट के उस एरिया में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है जहां पर ज्यादातर अफेक्टेड पोर्शन होता है लेफ्ट साइड का, अपेक्स के आसपास का पोर्शन, यहाँ पर जब आप स्टेथोस्कोप लगाओगे तो आपको कैसा साउंड सुनाई देगा? बिल्कुल उस एरिया पे डल साउंड। डल साउंड का मतलब होता है वीक साउंड। कैसा साउंड? वीक साउंड। तो इस साइन को हम कहते हैं एवर्ट साइन। क्या कहते हैं? और ये एग्जाम में आया हुआ एमसीक्यू, बुक में नहीं होगा बेटा, इसको नोट डाउन करना सभी। एक रफली फोटो भी बना देना। प्रेजेंट ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिकार्डियल इफ्यूजन, डलनेस विद ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड एंड ब्रोंकोफोनी बिलो एंगल ऑफ द लेफ्ट स्किपुला। तो अभी तक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली सबसे पहले एंटीरियर चेस्ट पेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेडिकल साइन मैंने कहा था पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जो स्क्रैची साउंड आपको सुनाई देता है ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन।
वो इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड इज इवार्ड साइन. इवार्ड साइन और वीके पिन साइन. नाउ नेक्स्ट वन. क्या समझ रहे हैं? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक वीडियो डिस्प्ले किया है, आई थिंक ये चलेगा, आप ध्यान से देखने की कोशिश करना. क्या डिटेक्ट हो रहा है आपको? क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप? नेक वाले एरिया में आपको देखना है गर्दन है पेशेंट का. एनीबॉडी एनी हैव आइडिया? कुछ जुगुलर वेन का कुछ प्रेजेंस दिख रहा है आपको? मैंने जुगुलर वेन प्रेशर मॉनिटर पढ़ाया था. मैंने कहा था नॉर्मल जेवीपी कितना होता है? 6 to 8 सेंटीमीटर. दैट्स अ जुगुलर वेन प्रेशर. जुगुलर वेन प्रेशर 6 to 8 सेंटीमीटर H2 हमने नॉर्मल पढ़ा. ये जो साइन दिख रहा है इसको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी आपको, बट कोशिश करते हैं. दैट नेम इज द कुसमाओल साइन प्रेजेंट इन द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस. इस साइन को देखने के लिए दैट विल बी अगर व्हेन एक्सटर्नल जुगुलर वेन डिस्टेंडेड, दैट वीकन्स bulging fail to diminish or paradoxical worsen with inspiration. एक्चुअली क्या होता है? जुगुलर वेन ब्लड को लाके सब क्लेवियन वेन में डालता है, सब क्लेवियन ब्लड को लाके सुपीरियर वेना कावा में डालता है, और सुपीरियर वेना कावा ब्लड किसमें डालता है? राइट एट्रियम. एवरीबॉडी नो. देखिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर हम देखें, ये आपका हार्ट है. वी हैव 4 चैम्बर. दैट इज अ 4 चैम्बर. राइट एट्रियम. दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा. दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा. अब सुपीरियर वेना कावा ब्लड कहां से लाता है बच्चों? अपर एक्सट्रीमिटी से. कहां से लाता है? अपर एक्सट्रीमिटी में क्या आता है? दोनों हाथ आते हैं और गर्दन के ऊपर का एरिया, दैट इज अपर एक्सट्रीमिटीज. अब अपर एक्सट्रीमिटी से जो ब्लड वापस आता है जिसको हम कहते हैं वीनस सीटन. क्या कहते हैं? और अपर एक्सट्रीमिटीज का वीनस सीटन किसमें आएगा? सुपीरियर. बट सुपीरियर वेना कावा तक आने से पहले सब क्लेवियन वेन होगा. सब क्लेवियन वेन से पहले ब्रेकियल वेन होगा, और उसके बाद आता है जुगुलर वेन. कौन आता है? तो नॉर्मली जुगुलर वेन से ब्लड को एम्प्टी होना चाहिए. राइट एट्रियम. यदि पेशेंट को कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन क्या हो जाएगा? डिस्टेंडेड. इसका मतलब जुगुलर वेन does not empty into the right atrium. Jugular vein distended bulging fail to diminish or paradoxical worsen with the inspiration. Inspiration normally suck blood into the right heart, right atrium, right ventricle out of the jugular vein. अब normally inspiration जब आप करोगे तो lungs क्या होगा? Expand होगा. lungs क्या होगा? और right atrium superior vena cava से blood को suck out करेगा into the right atrium, into the right ventricle. फिर blood कहाँ चले जाएगा? pulmonary circulation कहाँ जाएगा? ये mechanism fail हो जाएगा. क्यों? Because of constrictive pericarditis. Because of constrictive, by simply ये patient का right lungs है, ये लेफ्ट लंग्स है, ये आपका हार्ट है, और हार्ट के आउटर लेयर में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस हो रखा है, पेरिकार्डिटिस हो रखा है. इंस्पिरेशन आप करोगे तो लंग एक्सपांड होगा, प्रेशर हार्ट पे पड़ेगा, तो आपका हार्ट क्या करेगा? सुपीरियर वेना कावा से ब्लड को राइट एट्रियम रिसीव करेगा, फिर ब्लड कहां भेजेगा? राइट वेंट्रिकल, और फिर कहां भेजेगा? लंग्स में. ये नॉर्मल मूवमेंट है. अब पेशेंट को कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस होने की वजह से योर हार्ट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू रिसीव ब्लड इन अ सुपीरियर वेना कावा इनटू द राइट एट्रियम. तो ब्लड कहां इकट्ठा हो रहा है? जुगुलर वेन. ब्लड कहां इकट्ठा हो रहा है? और जुगुलर वेन क्या हो जाएगा? बल्ज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? दैट साइन वी कैन से कुसमाओल साइन. आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दिस इज योर जुगुलर वेन. यहां पर एक आपको ऐसा उठा हुआ पोर्शन डिटेक्ट हो रहा है, दैट इज योर जुगुलर वेन. आई हैव मेंशन. If you want to write, please write fast. Kusamol sign. Occur when external jugular vein distension fail to diminish or paradoxically worsen with the inspiration. Inspiration normally suck blood into the right heart, into the right atrium, right ventricle, out of the jugular vein. तो जो नॉर्मल इंस्पिरेशन टाइम एक्टिविटी हो रही थी वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस वाले पेशेंट में नहीं होती है, जिसकी वजह से जुगुलर वेन डिस्टेंडेड हो जाता है, पेशेंट का जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ जाता है. और वैसे आप सबको पता है कि राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तो जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ता है, कम होता है, बढ़ जाता है. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पढ़ते हैं कुसामाओल रेस्पिरेशन या डीके. So Ewart sign, medical sign, anterior chest pain, Kusamov sign, these are the specific. और सारे सिम्टम पे ट्यूसडे के लिए एमसीक्यू बन चुके, बता देता हूं मैं चारों पे. अब आप कैसे फाइंड आउट करें डिपेंड अपॉन यू. और बहुत हेल्थी एमसीक्यू बनाए, चारों इंपॉर्टेंट है. हुआ? नाउ नेक्स्ट वन, हाउ कैन डायग्नोस. और डायग्नोस इवैल्यूएशन में सबसे पहले लिखा सीबीसी, ल्यूकोसाइटोसिस, दैट मींस योर डब्ल्यूबीसी गोइंग टू बी मोर देन 20000 सेल पर एमएमक्यू. आपको याद होगा बच्चों डब्ल्यूबीसी मैंने आपको एमआई में पढ़ाया था, और एमआई में भी डब्ल्यूबीसी मैंने कहा था 20000 से ज्यादा हो जाता है. अडल्ट में नॉर्मली डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 4000 से 4000 टू 11000 सेल पर एमएमक्यू. और दैट गोइंग टू इंक्रीज मोर देन 20000 बिकॉज पेशेंट को इन्फेक्शन है. ESR, it's very important. Erythrocyte segmentation rate. Erythrocyte
सेडिमेंटेशन रेट। वैसे ईएसआर जो है क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, और व्हाट विल बी रिफ्लेक्टिंग बाय ईएसआर, क्या रिफ्लेक्ट करता है? दैट इज मीनिंग, दैट्स मीनिंग। व्हाट आई वांट टू आस्क, ईएसआर रिफ्लेक्टिंग व्हाट? सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। सीवियरिटी ऑफ, भाई इन्फेक्शन होगा डेफिनेटली डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा, बट ईएसआर यदि राइज हो रहा है दैट रिफ्लेक्टिंग हाउ मच सीवियर, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो जहां पर भी हम ईएसआर चेक करते हैं दैट रिफ्लेक्टिंग सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। अब मैंने ईएसआर के सामने एक नाम लिखा है, बियारनिकीज रिएक्शन। ईएसआर के दूसरा नाम है, हो सकता है ये टर्म्स आपको देखने को मिले, बियारनिकीज रिएक्शन, आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आपको कैसे हम चेक करते हैं, पहले आप समझिएगा। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की हम बात करें, rate at which RBC sedimented in a period of 1 hour, measured by the Western grain method. The rate of RBC sedimented, sedimented का मतलब होता है जम जाना, सेटल डाउन हो जाना, डिपॉजिट हो जाना, दैट इज अ सेडिमेंटेड। तो रेट एट विच द आरबीसी सेडिमेंटेड इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 आवर में कितना सेडिमेंटेड हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के मेथड यूज करते हैं, उसका नाम है वेस्टर्न ग्रेन मेथड। नॉर्मल रेंज 0 से 22 mm पर आवर फॉर द मेन और 0 से 29 mm पर आवर फॉर वुमेन। देखिए कैसे करेंगे, ये आपने पिपेट्स लिया, दैट यू कैन सी अगेन, इसमें हमने पेशेंट का आरबीसी कलेक्ट किया, सपोज यहां तक, दैट विल बी आरबीसी। अब इसको हमने 1 आवर के लिए रख दिया, 1 आवर के लिए स्टोर कर दिया। जब हमने सपोज 2 पीएम को, 2 पीएम को हमने स्टोर किया, और हमें 1 आवर का मतलब कितने टाइम बाद देखना है, 3 पीएम, कितने टाइम बाद देखना, 3 पीएम। 2 पीएम में जो लेवल था वो 3 पीएम में जाकर के यहां तक सेडिमेंटेड हो गया, दैट गोइंग टू बी सेडिमेंटेड। ये हमारा था 2 पीएम का, और ये कब मिला, 3 पीएम। हमने आरबीसी को कलेक्ट किया पीपेट्स में, उसको लेबोरेटरी में भेजा, लेबोरेटरी को स्टोर कर दिया। 2 पीएम जहां जिस लेवल पे 2 पीएम को हमने रखा उस लेवल को हमने नोट कर लिया। फिर 3 पीएम को जब हमने देखा तो उस लेवल को नोट कर दिया। अब इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को किसमें काउंट करना है, एमएम, किसमें काउंट करना है? यदि ये डिस्टेंस 1 आवर का 0 से 22 mm के बीच में आ रहा है दैट मींस नॉर्मल, दैट मींस यदि ये डिस्टेंस 0 से 29 mm के बीच में आ रहा है तो नॉर्मल इन वुमेन्स। नॉर्मल इन, हमने क्या किया, एक पिपेट्स में आरबीसी को कलेक्ट किया, कलेक्ट करके एक बॉर्डर लाइन को नोट किया और टाइम ड्यूरेशन को नोट कर दिया, 1 आवर के लिए स्टोर कर दिया। 1 आवर के बाद फिर देखा कि कितना आरबीसी सेडिमेंटेड हुआ, कितना आरबीसी जम गया। फिर उस 2 पीएम और 3 पीएम के बीच के डिस्टेंस को हमने चेक किया कि ये डिस्टेंस कितना एमएम है, क्या ये 40 mm है, क्या ये 20 mm है, क्या ये 25 mm है। जितना इंक्रीज होगा दैट रिफ्लेक्टिंग सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। अब नॉर्मली ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए मेन में, 0 से 22, वुमेन्स में अब इससे ज्यादा ये सेगमेंटेड हो रहा है दैट इंडिकेट पेशेंट सफर द इन्फेक्शन। कुछ कुछ समझ में आया? मैं ये 1 आवर का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि 15 मिनट में क्या होता है, 40 मिनट में क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होता है, लास्ट में क्या आपको दिखेगा, पहले आप समझिएगा, या मैं ईएसआर को थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगा। आगे जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज के इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे ना, और सिर्फ ईएसआर इंक्रीज और डिक्रीज बताऊंगा। तो यहाँ आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी शेयर कर देता हूँ। एक ये क्वेश्चन आता है कि ईएसआर का दूसरा नाम क्या है, फिर आता है कि कौन सा कॉमनली हम मेथड यूज करते हैं ईएसआर को चेक करने के, वेस्टर्न ग्रीन मेथड। यहाँ पर पेशेंट में नॉर्मल ईएसआर मैंने लिखा है, किसी भी एग्जाम में नॉर्मल ईएसआर आपसे पूछे एक अडल्ट का 0 से 22 mm इन मेन और 0 से 29 इन, फिर भी एक और फार्मूला है कि हमें नॉर्मल वैल्यू ठीक से नहीं पता है। फॉर्मूला कहता है मेन में एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 2। सपोज आपकी एज है 40 ईयर, इसको किससे डिवाइड करेंगे तो आपकी ईएसआर कितनी आएगी, एवरेज ईएसआर निकालने का फॉर्मूला एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 2, और वुमेन्स में देखिएगा एज इन ईयर प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। महिला में जितनी एज होगा उसमें प्लस 10 करना, फिर 2 से डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगा उस पेशेंट का क्या होगा, ईएसआर। तो ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बट इसके कंपैरिजन आपको नॉर्मल वैल्यू को याद रखना। मैं साथ में एक साथ लिखूंगा, प्लीज वेट करना बच्चों। तो नॉर्मल ईएसआर मेल और फीमेल में ज्यादा किसका है, आप हर जगह फीमेल के हार्ट का वेट भी आपने कम किया, 225 ग्राम किया, किडनी का वजन भी कम करते हो। ईएसआर ने किसने बाजी मारी, फीमेल। किसने मारी, यू नो योर टंग, व्हाट इज द वेट ऑफ टंग इन द मेल, मेल में टंग का वजन कितना होता है 60 ग्राम, कितना होता है, और फीमेल में 70 ग्राम, कितना होता है, लेंथ अराउंड 10 सेंटीमीटर होता है, टंग की एवरेज लेंथ पूछे ना 10 सेंटीमीटर। मेल डज हैव वेट अराउंड 60 ग्राम, फीमेल डज हैव वेट अराउंड 70 ग्राम, व्हिच इज मोर डेंजरस। कौन सी टंग, मेल की भी हो सकती है फीमेल की, तो वजन वेरी नहीं करता है, वजन वेरी नहीं करता है। 60 ग्राम वाली कभी कभी शांत रहती है, 70 ग्राम वाली धमाके करती है, कभी 70 ग्राम वाली टंग शांत रहती है और 60 वाली। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मेल और फीमेल में ईएसआर की बात करेंगे तो वेरी करता है, 22 इन अ मेल, 29 इन अ फीमेल। और कभी कभी फार्मूला पूछे तो मेन में बहुत सिंपल है, एज डिवाइडेड बाय 2, फीमेल में प्लस बोनस दे दो, एज प्लस डिवाइडेड बाय 2। ओके फाइन, अब हम देखते हैं कैसे ईएसआर का पूरा ये रिएक्शन कॉज होता है, मैं लिखाऊंगा बाद में बच्चों आपको। स्टेज ऑफ एग्रीगेशन, टोटल 1 आवर हमने को देखना है। 1 आवर में 0 से 22, 0 से 29 हमने पढ़ा। 1 आवर की हम बात करें तो सबसे पहले का स्टेज ऑफ एग्रीगेशन, इनिशियल स्टेज इन विच द पिलिंग अप, मैंने हिंदी में भी लिखा, कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। पिलिंग ऑफ आरबीसी नाउन एज रोलेक्स फॉर्मेशन, की चक्कर पर 10 to 15 मिनट, मतलब आपने पेशेंट का आरबीसी कलेक्ट किया, आपने पेशेंट का आरबीसी कलेक्ट किया, और आरबीसी कलेक्ट करने के अगले 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का जो टाइम होगा, सपोज आपने आरबीसी को 2 पीएम पे कलेक्ट करके रखा, इसका अगला 10 से 15 मिनट का जो टाइम होगा, यहाँ पर आपका आरबीसी पिलिंग आउट होना शुरू हो जाएगा, 10 to 15 मिनट, मतलब जमा होना शुरू हो जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं,
रोलेक्स फॉर्मेशन। ये 1 आवर में से 15 मिनट का बात आपको बता रहा हूं। जैसे पेशेंट का हमने ईएसआर को टेस्ट करने के आरबीसी को कलेक्ट किया, हमें क्या देखना, सेगमेंटेशन रेट देखना। क्या देखना, सेगमेंटेशन का मतलब जमा होने वाली रेट को देखना। 1 आवर में कितना सेगमेंटेड हो रहा है। यदि 0 से 22 हो रहा है मेल में, नॉर्मल है। 0 से 29 हो रहा है फीमेल में, नॉर्मल है। उससे ज्यादा होगा तो क्या बताएगा, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। तो इनिशियल 15 मिनट में ये सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, द नेक्स्ट वन स्टेज ऑफ सेगमेंटेशन, जहां एक्चुअली सेगमेंटेड होना शुरू होता है। पहले तैयारी हुई 15 मिनट में, रोलेक्स फॉर्मेशन हुआ। अब एक्चुअल फाइलिंग ऑफ आरबीसी विद सेगमेंटेशन अगर एट कांस्टेंट रेट 30 to 40 मिनट आउट ऑफ 1 आवर। अब यहां से अगले 30 to 40 मिनट में एक्चुअल सेगमेंटेड जितना आरबीसी को होना होगा उतना हो जाएगा। पहले प्रिपरेशन में 15 मिनट लगे, फिर अगले 30 to 40 मिनट के दायरा हमने डिसाइड किया जिसके अंदर सेगमेंटेशन होता है। फाइनली लास्ट का जो 10 मिनट है, फाइनल 10 मिनट इन आवर स्टेज ऑफ पैकिंग, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन तो लास्ट के 10 मिनट में जाके जितना आपका आरबीसी डिपॉजिट होना था, सेगमेंटेड होना था, वो हो जाएगा। और इस लास्ट वैल्यू को हमें नोट करना है। फिर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को चेक करना है। तो 3 रिएक्शन होता है, पहला रोलेक्स फॉर्मेशन, दूसरा सेगमेंटेशन और तीसरा स्टेज ऑफ पैकिंग। और 3 स्टेज के बाद में आप पेशेंट का ईएसआर को चेक कर सकते हैं, जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड के द्वारा कंडक्ट किया गया। और ईएसआर का दूसरा नाम था, ईएसआर का दूसरा नाम एआरनिकीज रिएक्शन। वेरी गुड। अब आप चाहो तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें पेरिकार्डिटिस वाले में ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। ईएसआर जो है कहीं कहीं यहाँ पर वेस्टर्न ग्रीन मेथड से करोगे इंक्रीज मिलेगा। नॉर्मल भी लिख लीजिएगा और थोड़ा फास्ट लिखो बच्चों प्लीज। सभी ने, तो ईएसआर बढ़ रहा है, सीबीसी में डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है। नेक्स्ट कैरी करें बच्चों, फास्ट फास्ट लिखिएगा। तीनों स्टेज, रोलेक्स फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ सेगमेंटेशन, स्टेज ऑफ पैकिंग।
नाउ नेक्स्ट अदर इन्वेस्टिगेशन लाइक इको, ऑलरेडी मैंने आपको इको के बारे में पहले भी बताया, दैट्स अ टेस्ट दैट यूज्ड टू साउंड वेव टू क्रिएट मूविंग पिक्चर। मैं कह सकता हूं इको का मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट, यूएसजी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इको। तो हम देखेंगे कि वेंट्रिकल का कौन सा एरिया है जहां पर इंफ्लेमेटरी प्रोसेस अफेक्ट किया है, पेरिकार्डियल पोर्शन कौन कौन सा है। तो इको से हम लोग अलग अलग एंगल से वॉच करते हैं। एक्सरे ऑफ लंग्स, हार्ट, लार्ज आर्टरीज, रिब्स, डायफ्राम, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि पेशेंट को मेटास्टेसिस तो नहीं हो रहा। अभी मैंने आपको कहा था कॉजेस में मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट और लंग्स, ब्रेस्ट और लंग्स का मेटास्टेसिस यदि हो रहा है तो हम लोग एक्सरे के द्वारा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देन ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर का मेन पर्पस होगा टू फाइंड आउट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, टू फाइंड आउट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। और हमारे पास जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? वायरस। कौन है? वायरस। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ईसीजी चेंजेस पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट में। जैसे आपने एस्ट्रो में ईसीजी पढ़ा, वहां पर हमने एमआई में देखा कि हमारा एसटी जो है वो एलिवेटेड है, टी इन्वर्टेड है, क्यू वेव डज नॉट कम टू द नॉर्मल। रिमेंबर, वही मैंने आपको एंजाइना पेक्टोरिस में कहा था, एसटी डिप्रेशन है, एसटी डिप्रेशन। यदि किसी पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस ईसीजी में कैसे पता चलेगा और कौन कौन सी लीड में क्या दिखेगा? एसटी एलिवेशन इन ऑल लीड एक्सेप्ट V1 एंड AVR। जैसे हम नॉर्मल लीड पढ़ते हैं, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, AVR, AVL, AVF, V1 से लेके V6, 3 और 3 ऑगमेंटेड लीड्स है, लिम लीड्स है और चेस्ट लीड। कौन सा लीड है? चेस्ट लीड। तो एसटी एलिवेशन ऑल लीड्स, जिसमें मैंने दो एक्सेप्ट किया, V1 और AVR। V1 और AVR को जब देखें ना, वहां एसटी डिप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? डिप्रेशन। इन एक्यूट स्टेज ड्यू टू इसीमिया व्हिच रिफ्लेक्ट एब्नॉर्मल रिपोलराइजेशन कैन V1 एंड AVR गोइंग टू बी एसटी डिप्रेशन। जैसे ही पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैसे ये पेशेंट का हार्ट है, ये पेशेंट का हार्ट है, और जैसे पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है बच्चों? अयोटा में। कहां जाता है? अयोटा। और आपको अच्छे से पता है अयोटा की पहली ब्रांच का नाम है असेंडिंग, और असेंडिंग अयोटा ब्लड किसको देता है? हार्ट को। असेंडिंग अयोटा ब्लड किसको देता है? यदि पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ, पेरिकार्डाइटिस की वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कैन कॉज कार्डियक टेम्पोरेंस, कार्डियक टेम्पोरेंस कैन कॉज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्या कॉज करेगा? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कैन कॉज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द। और यदि आपके हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई जब डिक्रीज हो रहा है, ऑलवेज जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है या ब्लड सप्लाई जब स्टॉप हो रहा है, उस समय तो एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? और जैसे ब्लड सप्लाई रिलीज होगा तो एसटी डिप्रेशन। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है कि एसटी एलिवेशन किस में दिखेगा और एसटी डिप्रेशन किस में दिखेगा। और इसके आगे भी 2 स्टार लगाना बेटा, प्लीज राइट डाउन एवरीवन। कैसे पता लगाएंगे पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है? एलिवेशन इन ऑल लीड एक्सेप्ट V1 एंड AVR, इन दोनों में एसटी डिप्रेशन मिलेगा। रीजन लिखा मैंने, इन एक्यूट स्टेज ड्यू टू इसीमिया व्हिच रिफ्लेक्ट एब्नॉर्मल रिपोलराइजेशन। ये जो मशीन दिख रहा है, ये कौन सा मशीन है बच्चों? इको। वेरी गुड, इको। सो it's a normal ECG. This one ST elevation. Here you can see PQRST. That is a normal views. ये जो views indicate करता है ST elevation. क्या बोले बेटा? ST elevation क्यों हो रहा है? डिप्रेशन। बहुत अच्छी बात है। जब हमने MI पढ़ा था तो MI में हमारा ST elevation का कॉज क्या था कि ब्लड सप्लाई कंप्लीटली बंद हो जाती है। तो ST elevation नॉर्मली क्या रिफ्लेक्ट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। याद है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का दोनों का पैरामीटर गड़बड़ होगा। तो यहां में मेंशन किया है एसटी एलिवेशन का मतलब पेशेंट डज नॉट डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ। और जब पेशेंट डज नॉट रीपोलराइज तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? एसटी डिप्रेशन। क्या रिफ्लेक्ट करेगा? एसटी डिप्रेशन। तो दोनों मूवमेंट को, एक डीपोलराइजेशन को, एक जब डीपोलराइज नहीं हो रहा है तो एलिवेशन हो जाएगा, जब डीपोलराइजेशन नहीं हो तो
डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और ये दोनों एक्टिविटी किसका होता है? वेंट्रिकल। किसका होता है? और हम पढ़ रहे पेरिकार्डिटिस नॉर्मली कहां फाइंड आउट होता है? वेंट्रिकल के सराउंडिंग। कहां होता है? लिखा सभी ने? नाउ हाउ कैन ट्रीट? अब मेडिकल मैनेजमेंट में एक ड्रग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीज आपको बताऊंगा। एक तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा बच्चों, उसके बाद में एक स्पेसिफिक जो है पेरिकार्डियोसिंथेसिस, पेरिकार्डियो सिंथेसिस पढ़ेंगे, और एक पेरिकार्डियक्टमी पढ़ेंगे। पेरिकार्डियक्टमी पहले कोशिश करेंगे पेशेंट को पेन को सबसाइड करें, फिर कोशिश करेंगे जो एब्नॉर्मल फ्लूइड का एक्युमुलेशन है उसको रिमूव किया जाए, और यदि पेशेंट को रिकरेंट हो रहा है तो उस अफेक्टेड इन्फ्लाम्ड लेयर को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो पहले ड्रग से हम लोग पेशेंट के पेन को सबसाइड करेंगे। यदि फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा है तो पेरिकार्डियोसिंथेसिस का मतलब होता है जो रिमूवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी, और यदि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन बार-बार हो रहा है तो इन्फ्लाम्ड लेयर को कट करके बाहर निकाल लेंगे। दैट इज अ पेरिकार्डियक्टमी। पेरिकार्डियक्टमी। तो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। एक ड्रग यहां पर दैट इज एनाल्जेसिस का नाम है कॉल्चिसिन। इसको हम लोग एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों कहते हैं। इन्फ्लेमेशन को भी रिलीज करता है और पेन को भी सबसाइड करता है। यदि आपने कभी सुना हो इसका यूज आल्सो यूज इन गॉटी आर्थराइटिस। गॉटी आर्थराइटिस जो पेशेंट होता है जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, उस पेशेंट को भी पेन रिलीविंग ड्रग के रूप में हम कॉल्चिसिन को ही यूज करते हैं। जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर आर्थराइटिस पढ़ोगे, आर्थराइटिस में 4 टाइप्स पढ़ेंगे, ऑस्टियो आर्थराइटिस, देन रेमेटॉइड आर्थराइटिस, देन सेप्टिक आर्थराइटिस, देन गॉटी आर्थराइटिस। तो गॉटी आर्थराइटिस जो है जिसका मेन कॉज होता है इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से जॉइंट पे क्रिस्टल जमा हो जाता है जिसको पोडेग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडेग्रा। उस पेशेंट को पेन होगा तो हम कौन सी ड्रग देंगे? वहां पर भी कॉल्चिसिन। इसका पूरा मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पेरिकार्डिटिस। क्या पढ़ रहे हैं? कभी ऐसा भी पूछ रहे पेरिकार्डिटिस वाले पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए ड्रग चॉइस कौन सा होगा, तो भी आपको आंसर क्या लिखना है? कॉल्चिसिन। एक्चुअली ये ड्रग जैसे ही हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो दैट कैन इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब रोकना, ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, इंटरफेरिंग विद द माइग्रेशन एंड फेगोसाइटोसिस, कैन रिड्यूसिंग योर इन्फ्लेमेटरी साइकिल। एक्चुअली क्या होता है, ये जो ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन जो है ये वो मैकेनिज्म है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को सीवियर करता है। किस ड्रग को जैसे ही देंगे तो इस ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन वाली एक्टिविटी को रोकेगा, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होगा माइग्रेशन एंड फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइग्रेशन और फेगोसाइटोसिस का इंटरफेरेंस होगा तो इन्फ्लेमेटरी साइकिल जो है वो धीरे धीरे सबसाइड होगा, और इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाएगा तो पेन क्या हो जाएगा? सबसाइड हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। बट पेन रिलीविंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बात करें तो आपको आंसर क्या लिखना है? कॉज। प्लीज राइट डाउन एवरीवन। इसे साइड इफेक्ट पढ़ने के पहले आप इसका लिख लीजिएगा। दैट इज अ ड्रग स्पेशली यूज्ड पेशेंट्स सफर विद पेरिकार्डिटिस। साइड इफेक्ट में कॉमनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिम्टम है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन। यदि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिम्टम आपको दिखे तो तुरंत ड्रग को बंद करना और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट करके लिखना। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन चारों जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम है, और जीआई डिस्टर्बेंस यदि आपको फाइंड आउट होता है तो चारों सिम्टम में से कोई भी दिखे तो ड्रग को तुरंत बंद करना और डॉक्टर को नोटिफाई करना। आपने प्रीवियस पढ़ा था डिगॉक्सिन, और डिगॉक्सिन में मैंने आपको कहा था कि एडल्ट में यदि हार्ट रेट लेस देन 60 बीट आ जाएगा तो क्या करोगे? स्टॉप करके डॉक्टर इन्फॉर्म करोगे। एक आपको ड्रग और पढ़ा था मॉर्फिन, या मॉर्फिन, मॉर्फिन मैंने कहा था रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 आ जाएगा तो क्या करोगे? विथहोल्ड करेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो सेम एज इट इज, यदि पेशेंट को यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटरफेरेंस दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। इवन आपको थ्रोम्बोलाइटिक को पढ़ाया था ब्लीडिंग, एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन में पढ़ाया था ब्लीडिंग। तो दीस आर द प्राइमरी कंसर्न। लिखा सभी ने? नाउ नेक्स्ट, पेरिकार्डियोसिंथेसिस। टू ड्रॉ पेरिकार्डियल फ्लूइड, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये आपका विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, और बीच वाला एरिया पेरिकार्डियल कैविटी और सेक, और वहां से हम लोग एब्नॉर्मल फ्लूइड को रिमूव करें। ये जो वर्ड है सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फ्लूइड, लाइक amniocentesis to remove the amniotic fluid. Remember peritoniosynthesis to remove the fluid from the peritoneal cavity. तो सिंथेसिस वर्ड कहीं पर भी आता है, सिंथेसिस का मतलब है रिमूवल ऑफ फ्लूइड। अब ये फ्लूइड कहां से निकाले? पेरिकार्डियल सेक से, तो इसका नाम होगा पेरिकार्डियोसिंथेसिस। तो फ्लूइड को निकालने का जो तरीका हुआ आपको पूछना एग्जाम में पूछते कई बार कि कौन सी पोजीशन दोगे। सुपाइन विद हेड ऑफ द बेड रेज्ड 30 to 60 डिग्री एंगल। पेशेंट सीधा लेटा है और उसका हेड ऑफ द बेड जो है 30 to 60 डिग्री एंगल। अब इसमें आपको देखोगे सेमी फाउलर भी आ रहा है, फाउलर भी आ रहा है। भाई सेमी फाउलर 30 to 45 होता है, और 45 to 60 क्या होता है? फाउलर। तो 30 to 60 मतलब सेमी फाउलर भी दे सकते हो, फाउलर भी दे सकते हो। आपको याद होगा सीवीपी पढ़ा था हमने, सीवीपी में कितना डिग्री पे एलिवेट करते हैं? जुगुलर वेन प्रेशर में 30। रिमेंबर एवरीवन? तो यहाँ पर हम सेमी फाउलर और फाउलर दोनों पोजीशन दे सकते हैं। तो एग्जाम में पूछते हैं कि पोजीशन कौन सा दोगे पेरिकार्ड सिंथेसिस में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है निडल का साइज क्या होगा, जो निडल हम यूज करें, या तो 16 या 18 गॉज का होगा। इंसर्ट क्या करोगे? 30 to 45 डिग्री एंगल नियर लेफ्ट
जिफोकॉस्टल एंगल एम टुवर्ड द लेफ्ट शोल्डर, मतलब क्या है, ये आपका स्टर्नम है, सपोज दिस इज योर स्टर्नम, स्टर्नम है, आपको अच्छे से पता है स्टर्नम का नीचे वाले एंड को क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस, क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस। और जिफॉइड प्रोसेस लेफ्ट के साइड में कौन रहता है, हार्ट का मैक्सिमम पोर्शन, कौन है हार्ट का मैक्सिमम पोर्शन। दूसरे इसमें क्या एक्युमुलेट हो रखा है बच्चों, फ्लूइड एक्युमुलेट हो रखा है, क्या हो रखा है, तो फ्लूइड ग्रेविटेशनल फोर्स से किधर होगा, नीचे की ओर। तो जब भी हमें निडल को इंसर्ट करना है जस्ट नियर टू द लेफ्ट जिफोकॉस्टल, मतलब इस जिफोकॉस्टल का जो लेफ्ट साइड है इसके नियर यहां पर हम निडल को इंसर्ट करेंगे, और ये निडल की साइज कितनी होगी 60 टू 18 कॉस, डिग्री ऑफ एंगल कितना होगा 30 टू 45, पोजीशन कॉल्स टू सुपाइन, हेड क्या होगा 30 टू 60 डिग्री एंगल पे एलिवेटेड होगा, और आप फ्लूइड को क्या करोगे बच्चों, एस्पिरेट करोगे, क्या करोगे। तो दैट इज अ वे हाउ टू डू द पेरिकार्डियोसिंथेसिस। और लास्ट में एक सर्जिकल मैनेजमेंट है, पेरिकार्डियक टमी, रिमूवल ऑफ, प्लीज राइट डाउन, पेरिकार्डियम। अब इसे पूरा पेरिकार्डियम नहीं निकालते बच्चों, जितना इन्फेक्टेड पोर्शन है उसको कट करके हटा लिया जाएगा, रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियम। which is belong from pericarditis। सबसे खास बात है कि पेरिकार्डिटिस जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है पेरिकार्डियम का, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल होते हैं, इसमें वायरस जिम्मेदार है, टॉक्सिक ए वायरस। उसके अलावा अदर फैक्टर में हमने सीएबीसी के पोस्ट पोस्ट सीएबीसी पढ़ा, ब्रेस्टलेस सिंड्रोम पढ़ा, और ट्रॉमा पढ़ा, मेटास्टेसिस पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पढ़ा। उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या था बच्चों, एंटीरियर चेस्ट पेन, पेन सीवियर कब होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और कब होता है स्कफिंग, और कब होता है swallowing, और सीवियर कब हो जाता है सुपाइन में, आराम कब मिलता है, लीन फॉरवर्ड, रिमेंबर। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद कुछ स्पेशल सिम्टम मैंने आपको बताया था, एवर्ट साइन हमने पढ़ा, कुसामाउ साइन हमने पढ़ा, है ना। इन्वेस्टिगेशन में इको, एक्सरे, कल्चर, ईएसआर, सीबीसी में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, 20,000 से ज्यादा हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में ड्रग में मेनली हम लोग कॉल्चिचिन को यूज करते हैं, इज ड्रग ऑफ चॉइस टू रिड्यूस पेन। उसके अलावा पेशेंट को यदि कंडीशन सबसाइड नहीं होता है तो हम पेरिकार्डियोसिंथेसिस करते हैं, फिर भी नहीं मानता है तो पेरिकार्डिक्टमी करते हैं, क्या करते हैं। और यदि हमने मायोकार्डिटिस को ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, मतलब मायोकार्डिटिस का मेन कॉज पेरिकार्डिटिस कौन होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी मायोकार्डिटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम, कैन कॉज रिड्यूस हार्ट एबिलिटी टू पंप ब्लड, क्योंकि ब्लड को पंप करने का काम कार्डिक मसल करती है, और कार्डिक मसल के साथ कंडक्शन सिस्टम करता है, और ये दोनों कौन सी लेयर में लोकेटेड होता है, मिडल लेयर। और मिडल लेयर अफेक्ट होते ही कंडक्शन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, इलास्टिसिटी कम हो जाएगा, तो कार्डिक मसल काम नहीं करेगा, और पेशेंट का कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्लीज राइट डाउन, कॉज मैंने मेंशन किया है, पेरिकार्डिटिस इज द मोस्ट कॉमन, देन सिस्टमिक इन्फेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। एडिशनल कॉज ऐड करना बच्चों, दैट इज अ सारस कोविड-19 that also responsible can cause myocarditis। होगा, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया डिक्रीज एबिलिटी, जब हम मायोकार्डियम की बात करते हैं बच्चों, मायोकार्डियम, और हम कहते हैं मायोकार्डियम मिडिल लेयर होता है, और किसकी बनी होती है, मस्कुलर टिश्यूज की, मस्कुलर और इलास्टिक, इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती है, दैट इज अ मिडिल लेयर। और इसी मिडिल लेयर में प्रेजेंट कौन कौन होता है, कंडक्शन सिस्टम होता है, कौन होता है बच्चों, कंडक्शन सिस्टम का मतलब एसी नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ स्पोर्टेंजी फाइबर, इसी में लोकेटेड होता है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल लोकेटेड होता है, इसी में ब्लड वेसल्स लोकेटेड होता है, नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक लोकेटेड होता है। जैसे पेशेंट का मिडिल लेयर अफेक्ट होगा, दोनों पिक्चर में देखिएगा, पहला वाला आपका नॉर्मल है, सेकंड इमेज में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इन्फ्लाम्ड मिडिल लेयर आपको डिटेक्ट होगा, दैट इज अ इन्फ्लाम्ड मिडिल लेयर दैट यू कैन सी, दैट लेयर वी कैन से मायोकार्डियम। अब मिडिल लेयर यदि अफेक्ट होगा तो कंडक्शन सिस्टम भी अफेक्ट होगा, कार्डिक मसल भी अफेक्ट होगा, तो डेफिनेटली हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है दैट गोइंग टू बी डिक्रीज, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट, और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे हार्ट फेलियर, क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर। तो कोविड भी रिस्पांसिबल है, बाकी मेन कॉज पूछे तो दैट इज अ पेरिकार्डिटिस। ओके फाइन, सिम्टम में पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, वैसे पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब किसमें प्रेजेंट था, पेरिकार्डाइटिस किसमें था बच्चों, और मैंने कहा था पेरिकार्डाइटिस जो है इट इज अ मेन कॉज रिस्पांसिबल फॉर द
कार्डाइटिस। तो यदि पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रिप्रेजेंट है, मैंने कहा था बच्चों मेडिकल साइन याद आ रहा है, मेडिकल साइन दैट इंडिकेट ड्यूरिंग असेसमेंट, इसका मतलब पेशेंट को मायोकार्डाइटिस किसने किया, पेरिकार्डाइटिस ने किया। गैलप रिदम दैट मींस एब्नॉर्मल, आपको यदि याद हो मैंने हार्ट के साउंड पढ़ाए थे, वहां पर मैंने एस थर्ड और एस फोर्थ में गैलप वर्ड यूज किया। गैलप का मतलब होता है एब्नॉर्मल, एब्नॉर्मल रिदम होगा हार्ट का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट हो रहा है तो रिदम इंपैक्ट होगा। साइन ऑफ, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगा आउटपुट डिक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होने को क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। हाँ बेटा, पेरिकार्डाइटिस का किसका, यदि पेरिकार्डाइटिस को हमने ट्रीट नहीं किया तो मायोकार्डाइटिस हो सकता है। ना ना ना, रिमेनिंग एयर को आपस में एनास्टोमोसिस कर देते हैं। तो लगता है क्वेश्चन पूछा आपने, बच्ची का पूछना है कि यदि किसी पेशेंट को, ये पेशेंट का हार्ट है, ये पेशेंट का हार्ट है और ये वो एरिया है जहां पर इंफ्लेमेशन था पेरिकार्डियम में, और हमने पेरिकार्डिकटमी कर दिया, यहां से इसको निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है यहां से और इस पोर्शन को क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस करने के बाद सेल आपस कट हो जाएगा, ठीक है। दैट डज नॉट, वी कैन नॉट सी रीजनरेशन, बट इट वी कैन से एनास्टोमोसिस। क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस। फटीग डिस्निया ड्यू टू हार्ट फेलियर, टैकीकार्डिया चेस्ट पेन अगेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, बट मेन जो सिम्टम है दैट इज अ पेरिकार्डाइटिस की वजह से होगा पेशेंट को मायोकार्डाइटिस। गैलप रिदम देखने को मिल सकता है, हार्ट फेलियर का सिम्टम, क्योंकि मायोकार्डाइटिस कैन कॉज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, फटीग और डिस्निया, और क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया और चेस्ट पेन। प्लीज राइट डाउन। फिर सभी ने, ओके नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बाद इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ पर बीसीडी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड का सेडल शेप एसटी सेगमेंट सच एज बंडल ब्रांच ब्लॉक और एट्रोवेंट्रिकुलर कंडक्शन डिले, और उसके साथ रहेगा टी वे इन्वर्शन। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये आपका हार्ट है, वी हैव फोर चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज योर सुपीरियर वेना cava, inferior vena cava, दिस इज योर एसए नोड, एबी नोड, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, राइट फ्रीक्वेंसी फाइबर, लेफ्ट फ्रीक्वेंसी फाइबर। ये कंडक्शन सिस्टम लोकेटेड किसमें होता है, मिडिल ईयर, किसमें होता है, और हम किसकी बात करें, मिडिल ईयर, मायोकार्डाइटिस। अब कंडक्शन सिस्टम चलाने के लिए इसके पास एक तो आता है सिंपैथेटिक नर्व, कौन आता है, सिंपैथेटिक नर्व आता है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व के साथ में कौन आता है बच्चों, वेगस नर्व, कौन आता है, cranial nerve। ये नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है। अब पेशेंट का मिडिल ईयर जैसे अफेक्ट होगा, कंडक्शन सिस्टम के फंक्शन भी अफेक्ट होगा, बिकॉज दैट लोकेटेड इनटू द मिडिल ईयर। कहां लोकेटेड है, टीवी इन्वर्सन। टीवी क्या बताता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ, कौन रिफ्लेक्ट करता है, टीवी। रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सेशन, हार्ट का रिलैक्सेशन क्यों होता है, ब्लड को रिफिल करने के लिए। तो टी इन्वर्टेड होगा बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब कंडक्शन सिस्टम। सेडल शेप एसटी सेगमेंट सच एज बंडल ब्रांच ब्लॉक, आप याद करिएगा मैंने एक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़ाया था, V1 V6 M और W, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 और V6 W और M, उल्टा बताया था ना। तो कंडक्शन सिस्टम में जब पेशेंट का एसए नोड इंपल्स को भेजता है एट्रियम में, फिर इस इंपल्स को आगे भेजने का काम कौन करता है, एवी नोड, कौन करता है। यदि एवी नोड इंपल्स को डिले कर दे या एवी नोड इंपल्स को भेजना बंद कर दे, तो दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंपैक्ट होगा, ना तो डीपोलराइजेशन होगा ना रिपोलराइजेशन। तो या तो राइट साइड का गड़बड़ होगा या फिर जिधर का भी होगा, तो पेशेंट को क्या चेंजेस दिखेगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक, एट्रोवेंट्रिकुलर कंडक्शन डिले, एवी नोड से आने वाले इंपल्स डिले होंगे, तो पेशेंट का जो एसटी सेगमेंट बनना चाहिए जिसका मेन मीनिंग है डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, याद है। और डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कब होगा, जब इंपल्स जनरेट होने के बाद एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्से होता हुआ फ्रीक्वेंसी फाइबर को जाएगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। यदि इंपल्स डिले हो गए, डिले होने का रीजन क्या हो सकता है, मायोकार्डाइटिस। तो डेफिनेटली जो एसटी सेगमेंट बनेगा इस तरीके से दिखेगा, और इस तरीके के एसटी सेगमेंट को हम कहते हैं सेडल शेप। क्या कहते हैं, सो ये नॉर्मल है, दिस इज द सेडल शेप, दिस इज द सेडल शेप, ऐसे बनता है पी क्यू आर एस टी। और एग्जैक्टली जब ये डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे डिप्रेस्ड वे में बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, सेडल शेप। क्या कहते हैं, दैट इंडिकेट पेशेंट सफर विद मायोकार्डाइटिस। क्या इंडिकेट करेगा, आपको याद है मैंने एट्रियल फ्रैक्चर पढ़ाया था, सॉटूथ शेप। एट्रियल फ्रैक्चर मैंने कहा पी वेव डज नॉट ऑब्जर्वेबल, पी आर डज नॉट मेजरेबल, और स्वाटूथ शेप, याद है, प्लीज राइट डाउन। दैट विल बी ना नेक्स्ट क्लास। बहुत स्लो लिखते हो आप लोग, फास्ट लिखते हो।